नमस्कार, दृष्टि पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो हाल के समय में घटनाक्रम रहे हैं उनसे जुड़े हुए जो सवाल बन सकते हैं और उन सवालों की व्याख्याओं के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए बिना किसी देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सेशन का पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे किन दो जिलों के बीच है? ऑप्शन है फिरोजाबाद से कुशीनगर, ललितपुर से महाराजगंज, मेरठ से प्रयागराज और बिजनौर से सोनभद्र। हाल ही में 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है और यह जो एक्सप्रेसवे है ये मेरठ से प्रयागराज इन दो जिलों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। हाल फिलहाल के दिनों में कई एक्सप्रेसवेज चर्चा में है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। इनमें से एक है गंगा एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह है गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ से प्रयागराज तक इसकी जो कनेक्टिविटी है ये कनेक्टिविटी रहेगी। वहीं कुछ दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 16 नवंबर दिन, तारीख याद रखिएगा, कई बार डेट पूछ लिया जाता है कि किस तिथि को उद्घाटन किया गया इस तरीके से। तो 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। ये कहाँ तक कनेक्ट करता है? तो लखनऊ के पास चंदसराय से और ये हैदरिया, गाजीपुर के पास हैदरिया को ये कनेक्ट करता है। और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है जो मैंने अभी बताया भी आपको कि ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ये जो एक्सप्रेसवे है टोटल 12 जिलों से गुजरेगा, है ना। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये 9 जिलों से गुजरता है, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है लगभग 594 किलोमीटर के हिसाब से मानी जा रही है। तो ये तथ्य आपको जानकारी में रखना चाहिए। और आगे हम देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, चर्चा में रहे सुहेल देव किस समुदाय या जाति से संबंधित माने जाते हैं? ब्राह्मण, भर, यादव या फिर क्षत्रिय? चूंकि हाल के समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट का जब उद्घाटन किया तो उन्होंने वाराणसी से संबंधित, उसके इतिहास से संबंधित कुछ चर्चाएं की। उसी दौरान उन्होंने 2-3 ऐतिहासिक जो इंसिडेंट्स रहे, इवेंट्स रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। उन्हीं में से एक था राजा सुहेल देव के कॉन्टेक्स्ट में, इस कारण से यह चर्चा में आ गया है। तो दरअसल उन्होंने जब चर्चा की है तो पहली जो चर्चा है वो सालार मसूद और राजा सुहेल देव के बीच हुए युद्ध की चर्चा की है, है ना। किसमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संदर्भ में चर्चा की थी अपने भाषण के दौरान। तो इसी लिहाज से जो राजा सुहेल देव हैं इनके कॉन्टेक्स्ट में बात आ गई है। ये ऑप्शन बी भर कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। और जो सालार मसूद है, सालार मसूद की जो टॉम्ब है, इनका जो दरगाह है, इनका दरगाह कहाँ पर है? ये बहराइच में है ना। माना जाता है कि ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और बहराइच में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और उस दौरान इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए तो मध्यकालीन समय में इनको कुछ मुसलमानों ने, मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे उनको जब ऐसा महसूस हुआ कि राजा सुहेल देव से उन्हें दिक्कत हो रही है, राजा सुहेल देव उन पर प्रताड़ना कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की कहानियां हैं, कुछ इस तरीके की ऐतिहासिक तथ्य हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने सालार मसूद से कहा कि आप हमारी रक्षा कीजिए। और तब फिर सालार मसूद ने सुहेल देव के साथ में एक युद्ध किया था। कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसमें यह है कि सत्य क्या है, सच क्या है, इसमें आपस में एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली स्थिति बनी रहती है। बहरहाल यहाँ पर जो मुझे बताने का
मतलब ये है कि सलार मसूद के कॉन्टेक्स्ट में आपको जानना चाहिए कि बहराइच में इनकी दरगाह है और राजा सुहेल देव जो हैं ये भर जनजाति से, भर कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं और आपको बता दूं कि एक तो सलार मसूद और राजा सुहेल देव के बीच की युद्ध की चर्चा उन्होंने की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, चूंकि वाराणसी से जुड़े हुए इनकी जो आपसी जो संदर्भ हैं वो मिलते हैं, है ना। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। दूसरी जो चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है वो वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर जनरल, और बनारस के राजा चैत सिंह के बीच में जो एक तनातनी वाली स्थिति थी उससे संदर्भित उन्होंने चर्चा की है। इस कहानी में यह है कि पहले मैं लिख दे दूं कि वारेन हेस्टिंग्स बनाम राजा चैत सिंह, यहाँ पर बनारस में लिख देता हूँ, है ना। इस कहानी में क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस के राजा से भारी मात्रा में रिश्वत वसूलने की कोशिश की थी। दरअसल हुआ यह था कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद जब आशफुद्दौला वहाँ का अवध का नवाब बना तो वारेन हेस्टिंग्स ने एक तरीके से कह सकते हैं कि जबरदस्ती करके 1775 ईस्वी में एक संधि कर ली थी नवाब आशफुद्दौला से, और फिर ये कहा था कि बनारस को आप जागीर के तौर पर हमें सौंप दीजिए, कंपनी को सौंप दीजिए। ऐसी स्थिति में फिर जब ये सिग्नेचर हो गया, जब ये हस्ताक्षर हो गया था, तब फिर एक तय राशि थी कि 22 लाख रुपए सालाना जो है बनारस के राजा को देना होगा, किसे, कंपनी को। लेकिन वैसी स्थिति में हुआ क्या कि वारेन हेस्टिंग्स ने 22 लाख रुपए के अतिरिक्त 5 लाख रुपए और मांगने की कोशिश की चैत सिंह से, और बाद में भी कई बार हर साल 1778, 1779 इस तरीके से कई बार करके पैसे मांगने की कोशिश की गई वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इन्हीं से संदर्भित ये जो कहानी है, ये जो चर्चा है, और आपको यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस संदर्भ में बात की है और यह एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ इशू है। तो हो सकता है कि परीक्षा में करंट को साथ में लेते हुए और इतिहास को भी साथ में लेते हुए प्रश्न बन सकता है कि भाई राजा चैत सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे, या फिर वह उस समय राजा चैत सिंह के समय में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, है ना, और किस कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों के बीच में जो इतिहास है वो इतिहास क्या कहता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बातें करता है। तो ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। तीसरा जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है वो रानी भवानी देवी के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा की है ना। रानी भवानी देवी, रानी भवानी देवी जो है ये बंगाल से बिलोंग करती थी, बंगाल की रानी थी, और इन्होंने वाराणसी में, बनारस में एक मंदिर का निर्माण किया था, दुर्गा कुंड मंदिर, है ना। तो इस संदर्भ में भी प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। हो सकता है कि परीक्षा में सवाल बन जाए कि दुर्गा कुंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, है ना, या फिर ये कहाँ से बिलोंग करती थी, इस तरीके से सवाल बनने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर व्याख्या के दौरान ये चीज़ें भी आपको अलग से जानकारी में दे दी हैं। रानी भवानी देवी जो है ये बंगाल से बिलोंग करती थी और इन्होंने दुर्गा कुंड मंदिर का निर्माण करवाया था, और मुर्शिदाबाद में भी इन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था, है ना। लेकिन उससे आपको ज़्यादा सरोकार नहीं है, आपको यहाँ पर मेन बनारस से संबंधित जो जानकारी है वो देखनी है। तो ये मैंने 2-3 बातें जो थी अन्य जानकारी के तौर पर बता दी हैं। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस मेट्रो स्टेशन को मिला है? ऑप्शन है कानपुर मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और कोलकाता मेट्रो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ मेट्रो को किस संदर्भ में? ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्टेक्स्ट में जो भी लखनऊ मेट्रो ने गतिविधियां की हैं, गतिविधियां अपनाई हैं, उसे मद्देनजर रखते हुए इसे पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं,
कोठी ताल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हैं बांदा, महोबा, हमीरपुर या फिर जालौन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महोबा। महोबा में कोठी ताल है। यह पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी जगह है और यूपी टूरिज्म, उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इसके संदर्भ में प्रचार प्रसार किया है, इस लिहाज से यह अक्सर चर्चा में रहता है। महोबा में कोठी ताल है। अगला सवाल देखते हैं, हाफ मैराथन 2021 का आयोजन किस अवसर पर किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन हैं काकोरी बलिदान दिवस, विजय दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, मानवाधिकार दिवस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर हाफ मैराथन 2021 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। और ये जो काकोरी बलिदान दिवस है, ये 19 दिसंबर को मनाया गया है ना। आज की तारीख है 20 दिसंबर, कल 19 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था। काकोरी बलिदान दिवस का आयोजन हुआ था। काकोरी बलिदान दिवस का मतलब क्या है? काकोरी बलिदान दिवस का मतलब ये है कि काकोरी षड्यंत्र के कॉन्टेक्स्ट में जिन 4 लोगों को फांसी दी गई थी, उनमें से 3 लोगों को 19 दिसंबर के दिन ही फांसी दी गई थी और इसी के कारण इस दिन को काकोरी बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको शायद पता हो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन की संज्ञा दी है ना। क्योंकि कांड कहने का मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ इस तरीके की गतिविधि है जो कि निगेटिव अप्रोच दर्शा रहा है हमारे देश की आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक नए टर्म के तौर पर अपनाया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब यदि हम बात करें कि जिन 4 लोगों को फांसी दी गई थी वे कौन कौन थे, तो वे थे अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो चारों लोग हैं, इन चारों लोगों को काकोरी षड्यंत्र के कॉन्टेक्स्ट में जो सजा सुनाई गई, इनमें से इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। मैं यहाँ पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार परीक्षा में सवाल बने हैं और बनने की संभावना रहती है कि इन कौन से लोगों को फांसी की सजा दी गई थी या फिर नहीं दी गई थी। तो इन्हीं 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। चूंकि उस षड्यंत्र में, उस घटना में कई सारे क्रांतिकारियों ने पार्टिसिपेट किया था, भूमिका निभाई थी। चंद्रशेखर आजाद जी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी को पुलिस पकड़ नहीं सकी थी और बाकी कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें जेल की सजा दी गई थी, काला पानी की सजा दी गई थी, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सेलुलर जेल है वहां उन्हें भेज दिया जाता था, काला पानी की संज्ञा इसे दी जाती थी। तो 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इनमें से ये हैं अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी नोट करना होगा, ये जो 3 हैं इन्हें 19 दिसंबर के दिन फांसी की सजा दी गई थी और इस कारण से ही इसे काकोरी बलिदान दिवस की संज्ञा दी जाती है, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को फांसी की सजा दे दी गई थी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, अब एक प्रश्न और उठता है कि आखिर ये जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, काकोरी षड्यंत्र के अंतर्गत हुआ क्या था? काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। लखनऊ के पास काकोरी एक जगह है, जो सरकारी खजाने से लदी हुई ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर आ रही थी 1925 में। कब? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर ट्रेन आ रही थी, सरकारी खजाने उसमें थे। लखनऊ के पास काकोरी नामक जगह पर क्रांतिकारियों ने वहां पर ट्रेन को लूटा और इस तरीके से यह जो घटना थी, इस घटना को अंजाम दिया गया था। चूंकि क्रांतिकारियों को जरूरत थी क्रांतिकारी को सही दिशा देने के लिए खजाने की, धनराशि की, और जिस तरीके से ब्रिटिश
साम्राज्य के माध्यम से और जिस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा शोषण और उत्पीड़न की स्थितियां चल रही थी, वैसे में क्रांतिकारियों के लिए यह जो तरकीब थी, यह तरकीब निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया था, है ना। तो 9 अगस्त 1925 को उन्होंने निडरता के साथ इस घटना को अंजाम दिया था और इस कारण से यह जो पूरी की पूरी स्थिति है, इस इवेंट को काकोरी षड्यंत्र के तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य ने अंकित किया था, लेकिन अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन की संज्ञा दी गई है ना। अच्छा, अब ये जो चार हैं, इन चारों को कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें तो इन्हें कहाँ कहाँ पर फांसी दी गई थी, इस तरीके से भी सवाल बन जाते हैं। हाल ही में आरओ और एआरओ का एक जो पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उसमें पूछ लिया गया था कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी। तो मैं आपको इन चारों के बारे में बता देता हूँ, आपको जानकारी में होनी चाहिए। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में जेल में फांसी दी गई। रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी दी गई, इलाहाबाद के पास नैनी जेल। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, इन्हें कहाँ किस किस जेल में किस व्यक्ति को फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले, जो मैंने पहले ही बताया कि 19 दिसंबर को बाकी तीनों को, राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर को ही फांसी की सजा दे दी गई थी। तो काकोरी घटना से संदर्भित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश की है, आपको हो सकता है कि फायदेमंद होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन की थीम क्या है? न्यू अर्बन इंडिया, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, इनोवेशन फॉर अर्बनाइजेशन या फिर गो ग्रीन सिटी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यू अर्बन इंडिया इसकी थीम है। टॉपिक क्या है? तो अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन। जाहिर सी बात है इस सम्मेलन में कोशिश की जाएगी कि जो भारत का शहरी इलाका है, शहरी क्षेत्र है, शहरी भारत है, इसे हम किस तरीके से प्लानिंग के जरिए और इसे हम व्यवस्थित तरीके से इसमें जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की गतिविधियां अपनाई जानी चाहिए, उनके कॉन्टेक्स्ट में इस सम्मेलन में बात की जाएगी। ये सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत कोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर रहने के दौरान यदि मृत्यु होती है तो मृतक आश्रित को इस कोष से राशि प्रदान की जाएगी। ऑप्शन बी, ग्राम प्रधान, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष जिला पंचायत के आश्रित को रुपए 10 लाख दिया जाएगा। सदस्य ग्राम पंचायत के आश्रित को रुपए 5 लाख दिया जाएगा या फिर उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सही है ना। ग्राम पंचायत कोष के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, कालिंजर किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन से बांदा, महोबा, रायबरेली, प्रतापगढ़। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बांदा में कालिंजर का किला स्थित है। कालिंजर किला का ऐतिहासिक महत्व रहा है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व रहा है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है, गोरखपुर, मुरादाबाद, इटावा या फिर नोएडा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नोएडा में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। जिस तरीके से एयरपोर्ट होते हैं, है ना, जहाँ पर हवाई जहाज वगैरह टिकते हैं, उसी तरीके से हेलीपोर्ट का विकास किया जा रहा है नोएडा में। और जो जेवर हवाई अड्डा है ना, जेवर एयरपोर्ट जो बनाने की बात की गई है, उस समय पहले ये चर्चा में भी था, उससे कुछ ही दूरी पर ये हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत किस जिले की हींग प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, हाथरस, अमरोहा, अलीगढ़ या फिर अमेठी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि योजना का नाम क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें जिलेवार किसी
पार्टिकुलर प्रोडक्ट के को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और ऑप्शंस के हिसाब से यदि हम बात करें हिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऑप्शन ए हाथरस जो है इसका सही जवाब है। हाथरस में हिंग का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। बाकी जो है ऑप्शंस में अमरोहा, अलीगढ़ और अमेठी। यदि हम अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर वाद्य यंत्र जो है इस योजना के तहत महत्वपूर्ण है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। अलीगढ़ के ताले, नाम आप जानते होंगे, प्रचलित बहुत है, अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर के लिए। और अमेठी, अमेठी किस लिए, तो मुंज से बने उत्पादों के लिए। है ना, ये सभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत ही ये सभी आते हैं, और हाथरस हिंग के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में आकांक्षा पेटी को लॉन्च किया है। यह संबंधित है किससे? ऑप्शन है घोषणा पत्र तैयार करने में जनता की भागीदारी से, आकांक्षी जिलों से, गर्भवती महिलाओं से, या फिर स्कूली बच्चों से। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, चीफ मिनिस्टर हैं वो, और किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, तो आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम। चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है 2022 में, और इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि इस योजना के तहत हम जानते हैं कि जनता अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करे, जनता अपने सुझाव दे, और उनके सुझावों के आधार पर ही हम अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे चुनाव के हिसाब से, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। घोषणा पत्र तैयार करने में जनता की भागीदारी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? 7500 करोड़ रुपए, 8479 करोड़ रुपए, 9000 करोड़ रुपए, या फिर 9497 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8479 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है अनुपूरक बजट के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया पिछले ही सवाल में कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है 2022 में। इस लिहाज से अभी जो ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है, इसका मकसद यही है कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जो संभावनाएं हैं, लगभग 5-6 महीने में जब भी चुनाव होना है, तो अभी की जो स्थिति है उस बजट में कैसे हम उत्तर प्रदेश की जो कार्य स्थितियाँ हैं कैसे हम उसका संचालन करें, इस लिहाज से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक बजट पेश किया है, ताकि वर्तमान में जो सरकार की गतिविधियां हैं वो अगले बजट के आने तक सही तरीके से वो चलती रहें, है ना। तो इस लिहाज से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 8479 करोड़ रुपए। अगला सवाल देखते हैं। पॉक्सो एक्ट में त्वरित न्याय दिलाने के लिए कितने नए फास्ट कोर्ट गठित किए गए हैं? ऑप्शन है 200, 218, 250 और 279। ऑप्शन बी 218 इसका सही जवाब है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, है ना। पॉक्सो एक्ट का जो फुल फॉर्म है वो यही है ना। इनमें जो बच्चों को लैंगिक अपराध से बचाने के लिए सुरक्षा से संबंधित जो अधिनियम है उस अधिनियम के अकॉर्डिंग बातें की गई हैं, और 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की गई है यहाँ पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज की चर्चा में हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अगले सेशन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कॉन्टेक्स्ट में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां रहेंगी, उनसे संबंधित जो सवाल और व्याख्याएं रहेंगी, उसके साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।